अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफ रहमान हाज़िर खिदमत। आज के मौज़ूआत, वजारत ख़जाना की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल डिक्लेरेशन आ गई है जिसमें कहा गया है कि IMF के साथ सारे शराइत और सारे मामला सेटल हो गए हैं, फाइनलाइज हो गए हैं और वो एग्रीमेंट जो है वो हो जाएगा। और उसके बाद जो ट्रांस पाकिस्तान को मिलनी है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के बाद वो बहुत जल्द मिल जाएगी। और इससे जो बाकी कुछ मामला कहीं से वो फंड्स रुके हुए हैं, इसमें क्लाइमेट वाले जो फंड हैं वो भी जो पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है वो भी मिल जाएंगे और बतदरीज ये काम आगे चलता जाएगा। आने वाले वक्त भी इससे कुछ बेहतरी की इम्कान दिखाई दे रहे हैं मईशत के मैदान में। इसके साथ एक साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने कुछ बहुत से मामला ख़राब किए, नवाज शरीफ के निकलवाने में उनका हाथ था, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं था, या गालिबन वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अकेला नहीं था, इस वजह चीफ भी थे। जो उस वक्त जो चीफ थे वो जनरल कमर जावेद बाजवा थे। और इसके अलावा जो मौजू जो आजकल बहुत डिस्कस हो रहा है कि मार्च हुए, यहाँ औरत मार्च हुआ, हया मार्च हुआ जमात इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम, और इसके अलावा इमरान खान की रैली, उसमें क्या अहवाल थे वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसमें स्टेट ने भी अपना थोड़ी रिट दिखाई और उसके ऊपर सारी तफसील से हम बात करेंगे। तो जी पाशा साहब, ये पहले तो अच्छी खबर से चलें, वजारत ख़जाना की तरफ से जो डिक्लेरेशन आई है। बात ये है मियाँ साहब के हमें ये ट्रांच जो है ये मिल जाएगी और ये 30 जून को हमारा ये प्रोग्राम 22वां प्रोग्राम जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये 22वां प्रोग्राम जो है ये यादगार रहेगा। इसमें नक से नक ना लगी ना कढ़ाई जो उन्होंने किया है हमारे साथ वो यादगार रहेगा। नहीं, उन्होंने किया क्यों? आप कुछ बातें बताते तो होते हैं, आज बता दें फिर। बात ये है क्यों कि किया उन्होंने? ये इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो बैक ट्रैक किया, जिस अच्छा, अंदाज में किया, वजह वो बनी, मेन वजह हालांकि उनके अपने एजेंडे भी होते हैं। तो उन्होंने ये हमें ट्रांच देने से पहले उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब हम आपके वादों पे नहीं चलेंगे, अब करके दिखाएं, आप गैर संजीदा लोग हैं। तो उन्होंने हमसे पहले शराइत मनवाई, इम्प्लीमेंटेशन करवाई और फिर उन्होंने हाँ की। तो ये अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है ये चंद दिनों की अब बात है, हो जाएगा और उसके बाद ये उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाएगा और जो हमारी आउटलुक है उसमें बेहतरी आ जाएगी। ये बुनियादी तौर पे 1.1 अरब डॉलर जो हमें इधर से ट्रांच मिलेगी, वो शायद अमाउंट इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उसके मिलने से हमारी जो आउटलुक में बेहतरी आएगी वो मैटर करती है। जो जैसे वो फिच और फिंच वाले करते हैं, तो ठीक है, तो आउटलुक बेहतर होने से ये होगा, इकोनॉमिक आउटलुक बेहतर हो जाएगी और उसके नतीजे में जो बहुत सारी वादे वईद पाइपलाइन में है तो बैनुल-अक़वामी वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे और मजमूई तौर पर कुछ 15 अरब डॉलर के करीब मुख्तलिफ ज़राए से जो हमें इमदाद, सरमायाकारी और जो कुछ भी है, ये जो पाइपलाइन में फंड्स आने हैं चाहे किसी भी शक्ल में वो हमें रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सऊदी अरब का वादा, UAE का वादा, वो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का वादा जिनेवा में जो हुई थी, वो सारे वादे जो हैं वो इफा होने शुरू हो जाएंगे और उनसे पाकिस्तान के जो जारी मसाइल हैं, मुआशी मसाइल जो सबसे बड़े मसाइल हैं, वो किसी ना किसी हद तक जो है वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ये 22वां प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम नहीं है। हम मुआशी तौर पर उस मकाम तक जा पहुंचे हैं जहां बार जाना पड़ेगा, कि हमें उनके पास जाना पड़ेगा। नई जो भी हुकूमत आएगी, चाहे ये हो चाहे वो हो, कोई और हो, ठीक है, उनको उनका IMF के पास जाए बगैर गुजारा नहीं होगा। नहीं तो अगर इमरान खान आ जाते हैं बफर से महाल, तो वो तो IMF के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया और पहले इंतजार भी कराया कौम को,
और फिर कहने लगे मैं खुदकुशी कर लूंगा, फिर चले भी गए। नहीं, लेकिन ये है कि अब मेरा ख्याल में वो शायद ज्यादा विजडम के साथ अच्छा, देर भी नहीं करेंगे। यानी विजडम आ गई है उनके अंदर, बस लेसन लर्न हो गया ना। अब तो उन्होंने देख लिया कि लेट जाने का क्या नतीजा निकला और उनकी वादों को अमल दरामद ना करने का नतीजा क्या निकला, वो उन्होंने देख लिया है। तो मेरा नहीं ख्याल, थोड़ा थोड़ा पछतावा हो रहा है, पछतावा। तो अब अगर वो आएंगे, अगर बिग क्वेश्चन मार्क के साथ है, इफ वो आगे कम्स टू पार, कम टू पार, तो वो मेरे ख्याल में अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करेंगे। जैसे उन्होंने फौज के साथ लड़ाई लड़के देख लिया, अब वो तरले मिनते कर रहे हैं। अब तो वो कह रहे हैं मैं सबके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने आप सुना कि आगे दूसरी तरफ से कोई शटअप कॉल आ रही है, कोई ऐसा पाशा साहब है कोई इस तरह की बात? शटअप कॉल नहीं है, या ये कोई ऐसी छोड़ी गई बात है? नहीं, वो तो आर्मी चीफ की तरफ से आ गया है कि उन्होंने कहा कि हमारा सियासी मामलात में कोई अमल दखल नहीं है और ना हम करेंगे। तो ये उन्होंने अपने उसी स्टांस को दोहराया है जो स्टांस जनरल बाजवा ने जाते जाते तय किया था। और वो स्टांस जो है वो जनरल बाजवा या मौजूदा आर्मी चीफ का नहीं है, ये पूरी एक एस्टेब्लिशमेंट का है, पूरी फौज का है। बतौर उनका एक कलेक्टिव, उनका एक इज्तिमाई फैसला है कि हम ये तो गालिबन बाजवा साहब ने तकरीर में कहा भी था कि हमने ये तय किया है। और उसमें ये मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उनका इस स्टांस तक फौज को पहुंचाने में हमारे मौजूदा चीफ ने बड़ा रोल प्ले किया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जनरल बाजवा साहब ने जिस स्टांस का ऐलान किया था बतौर आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ फौज को उसी स्टांस पे लेके चल रहे हैं। अच्छा, और ये अच्छी बात है। अच्छी पाशा साहब, आप कह रहे थे कि 126 बिलियन डॉलर तक हमारे जो बैरूनी कर्जे हैं जी, लेकिन आपने एक दफा एक बात और भी कही थी कि डिफॉल्ट तब होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं अगर वो बर वक्त ना अदायगी हो, क्योंकि आपने ये भी कहा कि ज्यादातर ये रोल ओवर हो जाते हैं, रीशेड्यूल हो जाते हैं गालिबन, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, जो ये थोड़ा सा मैं कहता हूं नाज़रीन को होता ये है कि हमारे जो 126 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे हैं उसमें वर्ल्ड बैंक के कर्जे शामिल हैं, ठीक है, IMF के कर्जे शामिल हैं, पेरिस क्लब के कर्जे शामिल हैं, नॉन पेरिस क्लब के कर्जे शामिल हैं और कमर्शियल बैंक्स के लोन हैं जिनमें बैरूनी बैंक्स भी हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह उसमें शामिल है। ठीक है, तो ये तमाम पाकिस्तान के बैंक्स नहीं पाकिस्तान या बैरूनी की बात है, बैरूनी की 123 अरब डॉलर जो है, ठीक है, ये डोमेस्टिक डेट नहीं है, डोमेस्टिक एक्सटर्नल डेट, ठीक है, और ये फॉरेन एक्सचेंज में है, डॉलरों की सूरत में है। उसमें जो यूरो बॉन्ड और इस तरह की पहले सुकूक बॉन्ड थे, ये जो होते हैं इन पर डिफॉल्ट होता है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि ये नहीं होने चाहिए, जैसे अभी भी नहीं हुआ क्योंकि और ये मौजूदा हुकूमत ने तारीख आने से पहले 3 दिसंबर को दे दिए 5 दिसंबर थी, तो वो उन्होंने पेमेंट जो वाजिबुल अदा थी सूद की वो उन्होंने पे कर दी थी। इनकी इन पेमेंट्स पर अगर आप ना कर सकें तो फिर डिफॉल्ट होता है और वो उतने हिस्से का ही डिफॉल्ट होता है, मुल्क डिफॉल्ट नहीं करता। टू दैट एक्सटेंट जिसे कहते हैं, वो तकरीबन 8 टोटल डेट का कोई 8% है। हाँ, ठीक है। बाकी जो लोन है वो रीशेड्यूल हो जाते हैं, वो एक रवायत है ये, और वो रवायत टूटती नहीं, अक्सर वो चलती है, कौमों के माबैन चलती रहती है। इसलिए ये जो मंत्रा था कि डिफॉल्ट, और यही वजह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कल परसों जो कहा जी कि डिफॉल्ट हो भी जाए तो क्या है, तो वो उन्होंने इस पर्सपेक्टिव में कहा कि डिफॉल्ट तो वो तकरीबन 8-9% जो हमारा डेट का एक हिस्सा है, लायबिलिटी है, उसमें अगर डिफॉल्ट हम हो भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी हद तक मैनेज फिर भी हो जाता है। इसलिए लेकिन पाकिस्तान उनमें भी डिफॉल्ट नहीं हो रहा और वो हमने पे बैक कर दिए हैं। तो ये बुनियादी तौर पे जिन हमारे सियासतदानों की या जिन मुल्क दुश्मन अनासर की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि डिफॉल्ट हो गया है जी, डिफॉल्ट होने वाला है जी। तो वो डिफॉल्ट वो 8-9% पर ही था, जो वो भी नहीं हुआ। इसलिए ये जो पाकिस्तान के लोन हैं, पाकिस्तान के जुम्मे जो लाइबिलिटीज हैं,
ये रोल ओवर होती रहती हैं और ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहले भी हम रोल ओवर करते रहे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं, मेरा ख्याल है कि दुनिया भर का एक अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड ऐसे ही है के, वर्ल्ड बैंक IMF के, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसी तरह ही चलता है, इसी तरह चलता है। अच्छा पाशा साहब, ये जो फैज हमीद साहब अब आए हैं मैदान में, तो ये वैसे तो वो जनरल बाजवा के जिम्मे लगा रहे हैं सारी बातें, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लगता है कि वो खुद भी कोई इसमें अच्छा उनका किरदार था, बड़ा फाल किस्म का, और शायद मशवरे देने वालों में भी थे। असल इससे बात क्या ये है, असल क्या स्टोरी? असल बात ये है कि ये जो उन्होंने बयान दिया है उसका एक पहलू तो ये है कि ये दुरुस्त है। अच्छा, ये दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं वो फौज करती है, हाँ ये सही और है। फौज का ये नुमाइंदा हकीकत कौन है, है? मेरे हम फौज मान का लेनी चाहिए। चीफ है। पाकिस्तानी फौज की जो हैयत है उसमें चीफ नंबर 1 है। हाँ। इसको कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। हाँ जी बिल्कुल, ऊपर से नीचे चलती है, बल्कि पिरामिड है, पिरामिड है ये इन्वर्टेड नहीं है। इन्वर्टेड तो हम है ना, जर्नलिस्ट। ये पिरामिड है, टॉप पे चीफ बैठा हुआ है और बाकी वो इतना पावरफुल होता है कि वो अगर सब के सब फॉर्मेशन कमांडर भी कोई फैसला कर लें तो उसको वो चीफ अगर रिजेक्ट कर दे, नल एंड वॉइड कर सकता होता है। ठीक है, तो इस वाले से फैज हमीद का चीफ को तो आप एग्जोनरेट कर ही नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि चीफ की मंशा नहीं थी। तो ये जिम्मेदारी जो होती है, ये बड़ा अच्छा किया आपने नाज़रीन को, जिम्मेदारी जो होती है वो चीफ की होती है। आप देख लीजिए कि जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, जनरल जियाउल हक, जनरल कियानी, जनरल असलम बेग, सारे मार्शल और जनरल मुशर्रफ। हम किसी और का नाम जानते हैं नहीं, इन्हीं के जिम्मे लगती है ये बात। इन्होंने इख्तियार पे सारी दुनिया कहती है कि यही लोग थे। हालांकि ये अकेले नहीं होते, हाँ ये मशवरा करके चलते हैं। ISI भी उनमें शामिल होती है, फॉर्मेशन कमांडर भी होते हैं, बड़ा सारे, यानी ये समझा जाता है फौज का मुतफिका फैसला। हाँ, इसमें पाशा साहब एक बात की मैं जरा जिक्र बीच में कर दूं कि कारगिल के बारे में चूंकि कहा जाता है कि जनरल मुशर्रफ, एक हमारे वहाँ चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे जनरल शाहिद अजीज, उन्होंने तो किताब भी लिख दी थी और कहा कि जी मुझे इल्म नहीं था। हालांकि आपको पता है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो होता है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का, वो COS के बाद सबसे बड़ा वो जिम्मेदार शख्स होता है। तो मैंने इस पे कॉलम लिखा था जो मेरे अखबार में अंग्रेजी में शाया हुआ था कि ऑलमोस्ट ऑल मेजर स्टेक होल्डर्स वर ऑन बोर्ड इन कारगिल। तो उस पर फिर मैंने नीचे फिर अपना डिस्क्लेमर दिया था कि मेरी सोर्स जनरल मुशर्रफ नहीं है, क्योंकि वो बाज़ लोग ये भी समझ लेते हैं कि जनरल मुशर्रफ ने इसको कहा। तो मुझे और भी मेरी सोर्सेज थी, तो उसमें कुछ वो अपने आप को एग्जोनरेट कर रहे थे कि जैसे जी अकेला मुशर्रफ था। आपकी बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, जैसे एक पूरा ग्रुप साथ, उनके साथ जनरल चिश्ती, जनरल KM आरफ वो आप करते थे और जनरल KM आरफ भी थे उनके साथ। ठीक है, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। ठीक है, फैसला जो होता है चीफ का वो फौज का फैसला कहना है। हाँ, वो एक हतमी फैसला। तो इस वाले से फैज हमीद साहब का ये बयान दुरुस्त है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जनरल फैज हमीद साहब एंटी नवाज शरीफ जो फौज का स्टांस था, जस्टिस सदीकी को जब मिले वो, ठीक है, तो वो पेश थे उसमें, वो आउट ऑफ दी प्रोपोर्शनेट होके उन्होंने आउट ऑफ दी वे गए। तो इस वाले से यानी तजावुज उन्होंने किया। यानी वो बहुत, और उनका कंडक्ट में नोन है, लोगों को मालूम है। तो जिस अंदाज, खास तौर पे जस्टिस शौकत जी सिद्दीकी ने तो साफ ही बता दिया। फिर इमरान खान साहब जिस अंदाज में फैज हमीद को हटाए जाने पर जी रंजीदा थे, बल्कि नाराज थे। तो इस वाले से जो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जाके फैज हमीद साहब मुखालफत और हमायत करते रहे, एक फरीक की मुखालफत दूसरे की हमायत करते रहे, तो उस वाले से उन पर ये जो इल्जाम, वो खुद को इस्तिस्ना नहीं दे जिस तरह इल्जाम जो लगाया है मरियम नवाज साहिबा ने, तो वो उस वाले से मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त है। यानी मरियम नवाज साहिबा ने जो इल्जाम लगाया है वो भी दुरुस्त है, और जो उन्होंने आगे इल्जाम लगाया वो भी दुरुस्त है। वो जो उन्होंने उसकी नफी में, जवाब में, वजाहत में जो कहा है वो भी दुरुस्त है। तो ये बैन चलने वाली चीजें हैं। अब जनरल बाजवा को एग्जोनरेट नहीं किया जा सकता इस वाले से कि उन्होंने हुकूमतें गिराने और लाने में जो कुछ किया था। जी। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और
मियां सैफुर रहमान की गुफ्तगू आपसे जारी रहेगी। एक वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाजिर खिदमत। जी पाशा साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि फैज हमीद साहब पे जो मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया वो भी दुरुस्त है, वो भी दुरुस्त है, और उसकी वजाहत में जो आगे उन्होंने इल्जाम लगाया है वो भी कि दुरुस्त जी है, इसके फैसले जनरल कमर जवेद बाजवा करते थे, वो भी दुरुस्त है। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि फैज हमीद साहब आउट ऑफ प्रपोर्शन हमायत और मुखालफत में बहुत नुमाया हो गए थे। तो इस हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो इल्ज़ाम है उन पे वो दुरुस्त है। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया है कि ये फैसला हमायत का और मुखालफत का अकेले उनका नहीं था, पूरी फौज का था जिसके सरबरा जनरल बाजवा थे। तो ये बात भी उनकी दुरुस्त है। अच्छा, ये बताएं कि ये अब फैज हमीद साहब के खिलाफ तो कोई उनकी भाई की के जरिए कोई प्रॉपर्टी बनाने का, कब्जे करने का, मारपीट करके लोगों को उठाने का, कोई इस तरह के भी इल्जाम आ रहे हैं। ये इल्जाम ही है महज, या कुछ मेरा तजावुज कर जाते हैं हमारे लोग कुछ इख्तियारात से? आमतौर पर एक रविश ऐसी रही है हमारी। पहली बात तो ये है कि ये इल्जाम है, अभी तक तो कोई उसकी अभी तक जब तक कोई प्रूफ नहीं आया अभी तक। बहुत सारी बातें जो हैं वो ज़ेबे दास्तान के लिए भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी को हमायत कर रहा हूं। लेकिन आपका मतलब है कि फसाना नगारी ज्यादा है हमारे यहाँ, जब तक साबित ना हो, जब तक साबित ना हो। सही बात है। तो अगर ये इस तरह की जो बातें आ रही हैं उन्होंने की हैं तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश होना चाहिए। तो हाल यही है। अगर गलत इल्जाम है तो जिस तरह उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले इस इल्जाम का जवाब दिया है मरियम नवाज साहिबा के इल्जाम का, इसी तरह माली बदनवानी के जो उन पर इल्जाम है उनको उसका भी देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक साहब बता रहे थे कि आर्मी से उनका तल्लुक है, एक सर्विसमैन है, तो बड़े सीनियर हैं। तो मैंने उन्हें पूछा कि यार ये बाज़ औक़ात इस तरह के करप्शन की बातें ओपन हो जाती हैं, ये जर्नैल या ब्रिगेडियर हजरात के, तो आर्मी के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, तो उन्होंने कहा जी कई लोग कोर्ट मार्शल होते हैं, वो तो खबरें नहीं आती। तो ऐसा होता होगा कि चूंकि उनका अपना एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का एक डिसिप्लिन का निज़ाम तो मौजूद है, वो एक अलहदा बात है कि कोई आपस में लोग कोई मिल जाएं, कोई आपस में मिल बांट के तो एक दूसरे का लिहाज कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है अकाउंटेबिलिटी तो फिर भी होती है। देखें, ये अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम तो मौजूद है, जैसे हमारे सिविल सर्विस में भी एक बाकायदा होता है, बाकायदा मौजूद है। लेकिन जिस तरह सिविल सर्वेंट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पंजाबी कहते हैं मजा मजा नहीं पहना होती है, तो ऐसे फौज में भी होता होगा, हमें पता नहीं है, कोई ना कोई फेवरेटिज्म आ जाती है। तो इसलिए, लेकिन अब ये जो खुल के इल्जामात सामने आ रहे हैं, तो इस वाले से मुझे लगता है कि कोई ना कोई दाल में काला है, कोई ना कोई ऐसा, दाल सारी चाहे काली ना हो तो लेकिन कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ काला है। अच्छा, अब ये जो मार्च बड़े हुए हैं इन दिनों, औरत मार्च, हया मार्च, यार हया मार्च का लफ्ज मुझे बड़ा अच्छा लगता है माओ बहनों के साथ, यानी हया उनका एक बुनियादी जुज है उनकी शख्सियत का। और औरत मार्च का भी हर साल एक अजीब हुआ सा खड़ा कर दिया जाता है, कभी पाबंदी लगा के, कभी पाबंदी खोल के, कभी वहाँ के जो नारेबाजी आ जाती है अजीब किस्म की, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यानी इस हद तक मुतजाविज रवैये की वजह क्या है कि इस कहने की जरूरत क्या पड़ती है माओ बहनों को कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। फिर हया मार्च, उसके बाद फिर इमरान खान की रैली का भी डिस्कस करेंगे। असल में अगर एक लाइटर बात पहले करूंगा, ये हमारी जो खवातीन है औरत मार्च, जी, ये अपने मर्दों की सताई हुई है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मेरे मुंह में लफ्ज़ फौरन आ गया था आपके कहने से पहले कि सताई हुई है, मर्दों की सताई हुई है। अच्छा, तो हमें, मेरा ख्याल है, इनको ऐसे ही देखना चाहिए। उनके अंदर कोई ऐसा है, एक रिजेंटमेंट, नाराजी है कोई ऐसी, उनको ऐसे ही लेना चाहिए कि वो मर्दों के हाथों तकलीफ उठा चुकी हैं, तो उस तकलीफ का इजहार जो है वो हर साल ये औरत मार्च, यानी ऐसे सादियत पसंद मर्द हैं हमारे मौजूद हैं,
जो उनको तकलीफ पहुंचाई है, तो वो ये हर साल करती हैं। ये है इसका एक पहलू तो ये है, और लाइट मूड पहलू है। लेकिन हमारे मुआशरे का ये नुमाइंदा खवातीन नहीं है, एक छोटा सा चंक है, ये चंक है। और मैं ये समझता हूं कि ये जिस अंदाज में इन पर पाबंदियां लगा के, और ये डेलिब्रेट है, ये हमारे मुआशरे का वो तबका मर्दों का जो ये फैसले करता है, जो ये फैसले करता है पाबंदी लगाने के। और वो पाबंदियां लगाना मकसद नहीं होता उनका, इनको नुमाया करना मकसद होता है, इनको हवा देना हर साल इन शोलों को हवा देने के लिए 8 मार्च को ही ये इस तरह के मार्च पे पाबंदियां क्यों लगती हैं? पाबंदी लगाना मकसद नहीं है। वो 2.5 औरतें हैं बेचारी, लिबर्टी चौक में वो बत्तियां दीवे लेके इकट्ठी होती हैं, यार उन्हें होने तो अगर आ जाए तो हर्ज क्या, कोई हर्ज नहीं, उनको इकट्ठा होने दो। लेकिन क्योंकि ये हमारे सोसाइटी की, हमारे मुआशरे की नुमाइंदा खवातीन नहीं है, तो उनको नुमाइंदा बना के पेश करने के लिए ये सारे पाबंदी लगाई जाती है। फिर कोर्ट में जाया जाता है, फिर अखबारों में मौजू बनता है, और ये लगता हमें ऐसा है कि जनाब ये इस पूरी कायनात को औरत मार्च ने घेरा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है, तासुर ऐसे ही होता है। टोटरू है, नहीं वाकई में टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी औरत मार्च। टोटरू है बेचारी। औरतें हमारे लिए बड़ी मुकद्दम है, बड़ी मोहतरम है, लेकिन हमारे औरत मुआशरे का जो नुमाइंदा रूप है वो हया मार्च है, मैं ये समझता हूँ। और हया तो औरत का जेवर है, लेकिन वो दब जाता है किसमें? ये औरत मार्च के इसका जो शोर शराबा है, इसका शोर 2.5 औरतें होती हैं, और वो हमारे मीडिया पर, हमारे कल्चर पर छाई हुई नजर आती हैं। हालांकि वो हमारी नुमाइंदा, मुआशरे की नुमाइंदा खवातीन नहीं है। हमारी नुमाइंदा खवातीन कौन है? हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, जो हमारे मुआशरे का रूप हैं। और वो रूप किस सूरत में हमें नजर आता है? हया मार्च की सूरत के अंदर। सही है। और मेरे ख्याल में पूरी कौम ही उनको अच्छी निगाह से और देखती है कि हमारी मुआशरे का नुमाइंदा खवातीन वही है। अच्छा, ये तकरीबन वैलेंटाइंस डे पे भी कुछ इस तरह के मामला होते रहे, मारा जाता है, उन दिनों भी होता है इसी तरह, दबाने की कोशिश करके उसको हम नुमाया कर देते हैं। वो टॉक ऑफ द टाउन नहीं है। वैलेंटाइन डे मनाना हमारे नौजवान का, नौजवान खवातीन का, नौजवान मर्दों का ये इशू नहीं है। गुब्बारे बेचने वालों का इशू है और लाल रंग के दिल बेच रहे होते हैं 100 रुपए का। उसको मेरा ख्याल है ये दबा कर टॉक ऑफ द टाउन बना। कई ऐसे भी होते हैं जिनको पुरानी महबूबा याद आती है, वो भी 100 रुपए का खरीद लेते हैं। वो भी हमारे मुआशरे, आगे वो ले ना ले लहदा बात, हमारे नुमाइंदा मर्द मुआशरे का वो नुमाइंदा नहीं है। ये जो वैलेंटाइन डे या औरत मार्च भी ये हमारे मुआशरे की नुमाइंदगी करने वाले। अच्छा, हया मार्च में हमारे यहाँ खासी कसीर तादाद आ जाती है खवातीन की। देखिए बात ये है कि हमारे मुआशरे की जो क़यादत तो इसकी जमातें इस्लामी करती है ना, नहीं, और भी जमातें हैं, और भी लोग हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर स्पीयर हेड जमात ने किया, इस्लामी करती है। लेकिन हमारी औरतों की जो वाज़ेह अक्सरियत है वो वही है जिसकी नुमाइंदगी वो हया मार्च की औरतें करती है। ठीक है, ये क्लियर है इस बारे में, तो मुझे तो कोई शक। अच्छा, अब एक और मार्च है, वो भी लाइट मूड में, उसको आप बेहया मार्च कहेंगे या क्या कहेंगे, जो इमरान खान साहब की रैली है, वो ये कितना कट्टा कुट्टी जरा खोल ही रहे हो, बाकी की हो रहा है, मतलब मेरा ख्याल लोग परेशान है, वहां से गुजरते हैं और ऐसी ऐसी चीजें वहां मिलती हैं कि जिससे लगता है कि पता नहीं क्या कुछ महज़बुल इखलाक, कौन मुखर्रमुल इखलाक चीजें कौन सी मतलब कोई इस तरह की, उनका नाम तो नहीं लिया जा सकता टीवी पे, कुछ इस तरह के अभी हमें कुछ साहब बता रहे थे कि वहां पे इस तरह की चीजें भी मिल रही हैं। अच्छा, चलो नशावर ही कह लें, मैं कहता हूँ, तो इस तरह की चीजें भी वहां पे लोग पी रहे हैं। वो उनका इनफरादी फेल भी हो सकता है, लेकिन ऐसी चीजों को हवा देना, ऐसी चीजों को बर्दाश्त कर लेना, वो भी गलत है ना। अच्छा, बात तो इल्जाम तो लगेगा। पीटीआई का जो कल्चर है वो ऐसा ही है। अच्छा, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, जॉली हैप्पी एंडिंग मूड, ये उनका है। और वो उसको यानी इसीलिए वो इतना बड़ा जलसा मजमा लगा लेते हैं। अच्छा, जलसे भी आप हमेशा डिफर करते हैं कि नहीं होते इतने बड़े नहीं है जितने आप कह रहे हैं, जितने दिखाए जाते हैं। ठीक है, आप देख लेना कि
अच्छा, मैं एक दफा चाइना गया, मेरे साथ टोलू न्यूज के थे अफगान जर्नलिस्ट, वो उर्दू भी थोड़ी सी जानते थे। मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो वो गाना गा रहे थे मोहम्मद रफी का। अच्छा। कि भगवान इस कसूर की, एक कसूर की इतना बड़ा सजा। तो मैंने कहा यार इतनी बड़ी सजा इतना बड़ा नहीं होता। तो आपने हजूम के बारे में क्या दिया, इतना बड़ा नहीं होता वो। इतना बड़ा नहीं है वो ठीक है कि वो उनकी फैन फॉलोइंग है और वो उनका एक कल्ट तो मौजूद है ना इमरान खान साहब का, लेकिन 10 से वो बिलीव कल्ट में करते हैं, ओकल्ट, वो जो जादूगरी एंड ऑल दैट, उसमें बहुत करते हैं। तो इमरान खान साहब की फैन फॉलोइंग है और उसका इजहार उन्होंने वो ये जो गैलप सर्वे आया है उसमें हुआ है, तो ये ठीक है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो इस तरह नहीं है कि जो मतलब हटो बचो और लूट पै गई है। देखिए ना, अब रियासत ने जब दफा 144 पर अमल करवाने का सोचा है तो उन्होंने करके दिखा दिया। किधर गए? जैसे राणा सनाउल्लाह कहते थे कि अगर हमने गिरफ्तार करना होगा कर भी लेंगे, तो कर लेंगे। और इसी तरह जैसे वो एक बात का अक्सर जिक्र करते हैं इमरान खान के, जी मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे मरवा दिया जाएगा। वो मारने वाले तो मैं कहता हूँ गटर के नीचे से भी चले जाते हैं, आ जाते हैं। वो तो इतने ट्रेंड होते हैं लोग। रियासत ने जब तय कर लिया जी, वो रियासत चाहे राणा सनाउल्लाह की हो, चाहे एक्स की हो, चाहे वाई की हो, ये राणा सनाउल्लाह के साथ ही नहीं, रियासत को कोई भी रिप्रेजेंट कर रहा हो, जब रियासत चाहती है तो वो कर गुजरती है। तो वो इमरान खान हो, वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, वो बेनजीर भुट्टो हो, वो नवाज शरीफ हो, वो शहबाज शरीफ हो, वो कोई भी हो जी, वो कर गुजरती है। मुझे आपने बड़ी अच्छी बात याद करा दी। चाइना कुछ मरतबा गया और एक मरतबा हम शंघाई गए, तो हम कुछ 8-9 जर्नलिस्ट थे और उन्होंने बड़ा हमारा पुरतबाग इस्तकबाल किया। एक उन्होंने लिखा था वी वेलकम पाकिस्तानी मीडिया डेलीगेट्स। उन्होंने चूंकि लाल रंग के वहाँ बैनर्स अक्सर होते हैं, झंडे का रंग उन्होंने और साथ पकड़ा हुआ था। शंघाई में एक बहुत बड़ा टावर है, पता नहीं 100 मंजिला के करीब, उसके आगे खड़े हो गए हम। तो उन्होंने फिर हमारी फोटो उतारनी शुरू कर दी। एक सिपाही आया पुलिस का, चाइनीज, उसने जो हमारे साथ खातून थी, यी फेंग उसका नाम था, ताहिरा कहती थी वैसे खुद को, उसको कहा इसको बंद करो। अच्छा। उसने कहा जी हमारे पाकिस्तान से मेहमान है, फलां है। उन्होंने कहा नहीं यहाँ पाबंदी है, फोटो नहीं हो ना ना। उन्होंने जनाब लपेटा फटाफट, मैंने उसका रंग उड़ गया उस खातून का। मैंने चीनी खातून को कहा, उर्दू बड़ी अच्छी बोलती थी, चुस्ता। मैं कहा ताहिरा आप तो डिप्टी डायरेक्टर हैं चाइना रेडियो में, स्टेट ऑफिशियल हैं आप? कहती नहीं सिपाही की बड़े अख्तियार है यहाँ, रियासत आपने रियासत की बात। तो मुझे इस तरह यानी एक लिहाज से खुशी ये हुई कि रियासत का डिसिप्लिन और रिट कायम करने के लिए इधर लोगों को पता है कि मैं इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। आप देखें मियां साहब, आपने चाइना का जिक्र किया, ये स्टेट की रिट है कि जिसके नतीजे में चाइना इस वक्त दुनिया की, जी मैं एक सिपाही की बात कर रहा हूँ, सिपाही की कितनी बड़ी पावर बन चुका है, इकोनॉमिक पावर भी, मिलिट्री पावर भी, और सारी पावर वो बन के। और एक और मैं आपको एपिसोड डिस्कस करूं कि मैं यूके की एक अदालत में, बरतानिया की एक अदालत में वीडियो लिंक पे यहाँ से अपना डिपोज कर रहा था, यानी स्टेटमेंट दे रहा था। तो जज मेरे साथ मुखातब थे, उधर से लॉयर, प्रोसिक्यूटर सारे मौजूद थे, पाकिस्तान में बैठा मैं कर रहा हूँ। तो मैंने किसी बात पे यूके की पुलिस को तनकीद की, क्रिटिसाइज किया। तो मुझे जज साहब ने कहा कि वेल मिस्टर रहमान, यू नो दैट यू आर क्रिटिसाइजिंग यूके पुलिस विच इज एक्नॉलेज्ड इन द वर्ल्ड। तो मैं थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में टेकन अबैक। तो मैंने जज साहब की बात से मैंने सोचा कि जज साहब कह रहे हैं कि आप यूके की पुलिस को क्रिटिसाइज करें, सारी दुनिया उनको मानती है। तो मैंने फिर थोड़ा सा अमेंड की बात के नो एक्सीलेंसी के इसमें इस तरह है, आई मीन दिस। तो फिर उन्होंने बात मानी, यानी कि वहाँ ये था कि रियासत का जो एक प्यादा भी है, एक कारिंदा भी है, उसको रियासत ओन करती है। और उस यानी कि निजाम की इंटेग्रेशन में बता रहा हूँ, बिल्कुल कि वो हमारे यहाँ ये इंटेग्रेशन क्यों नहीं नजर आती पाशा साहब? इतनी स्टडी आप ये है टोटली डिसइंटेग्रेटेड है, हमने कंपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं, हमने रियासत को बनने ही नहीं दिया। ये बात ये असल चीज है कि हमने रियासत, ये आपने मेरे दिल की बात की है, बनने ही नहीं दिया। वरना रियासत जो है ये इतनी स्ट्रांग होती है कि जो कमजोर के लिए ताकत और जालिम के लिए डिटरेंट बनती है। यही तो। और जैसे हजरत अबू बकर, और जो हमारे इस्लाम का बुनियादी हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने जो कहा कि मैं अगर दुरुस्त काम करूं तो मेरी हिमायत करना, और अगर मैं ना करा तो मुझे सीधा कर देना। तो ये रियासत को बनाया जाता है जी,
नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान की आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए दोबारा आपकी खिदमत है। अच्छा पाशा साहब, आपने बताया ना कि रियासत का जो है वो रियासत बनने नहीं दिया गया, ये बड़ी खौफनाक सी बात है। और दुनिया में जितनी भी रियासतें पनपी हैं, आगे बढ़ी हैं, उनका कोई बुनियादी असूल क्या था जिस फाउंडेशन पे वो खड़ी थी? हमारे पास तो एक हमारी असास तो इस्लामिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है ना, आप उससे तो हम बिल्कुल दूर हो गए। मियां साहब देखें, 47, 48 और 49 ये 3 सालों में पाकिस्तान, इंडिया, चीन और इसराइल ये तकरीबन उन्हीं दिनों आजाद हुए। सही, नई ममलकत। मतलब चीन की भी एक तरह नई ममलकत बन गई ना, वो आजाद ही कैसे आजाद हुआ, ठीक है, एक नए अब 49 में आई ना। ठीक है। इन ममालिक में आप देख लीजिए, इंडिया कहाँ है, सही बात, तीसरी ताकत। चाइना कहाँ है, दूसरी ताकत, बल्कि पहली बनने वाली है। और इसराइल कहाँ है, उसका वो तो दुनिया को डिक्टेट कर रही है। वाहिद हम हैं जो पीछे चले गए। और हमारे साथ 1971 में हमसे अलग हुआ बांग्लादेश, वो भी हमसे आगे है। ठीक है, हम आज तक रियासत नहीं बन सके। ये पाशा साहब ऐसा तो नहीं कि आधा तीतर आधा बटेर, हम मगरिब की भी तकलीद कर रहे होते हैं, कभी उसकी भी कर रहे होते हैं। हम हर एक की तकलीद करते हैं और पहुंचते कहीं भी नहीं। हमने किसी की भी तकलीद नहीं की, बल्कि कुछ किसी की तकलीद कर लेते अगर, शायद फिर भी किसी मंजिल पे हम पहुंच जाते। देखें, चीन ने तकलीद की सोशलिज्म की, जी, फिर उसमें भी उन्होंने तब्दीलियां कर ली बाद में अपने जी, और वो बन गए। इंडिया ने सेकुलरिज्म को अपनाया, वो कहां चला गया। इसराइल ने अपना सिस्टम अपनाया, बिल्कुल, वो आगे चला गया। बांग्लादेश ने अपना सिस्टम अपनाया, वो कहां चला गया। अनफॉर्चुनेटली हमने आज तक 75-76 सालों में ये तय नहीं किया कि हु इज सॉवरन इन दिस कंट्री। यानी रियासत बनती है सॉवरेनिटी पर। हाँ, एक पूरा रियासत की बुनियाद जो है एक ढांचा होता है, और वो एक बुनियाद, जब इसका मतलब ढांचा ही कोई नहीं, है। ये ऐसे है कि डब खड़ब्बा का सा एक निजाम है। हु इज सॉवरन, जिसका ना फाउंडेशन है, ना कुछ है, ना सर है ऊपर, ना फाउंटेन है, ना नीचे है। आप देखें, हमने तय किया, बड़ी अच्छी आपने बात की, 48-49 में कि पाकिस्तान का दस्तूर क्या होगा। वो जो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया, वो आगे हमने बढ़ के, ठीक है, दस्तूर का हमने खाका जो बनाया कि रियासत इस्लामी होगी, अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए कवायद और ज़वाबित के मुताबिक की रियासत, और जो कानून उससे मुतसादम होगा वो नल एंड वॉइड हो जाए, वो गैर आईनी हो जाए। आज तक हम उसी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन निज़ाम पूरा जो है सूद पे चल रहा है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जहाद है इसके खिलाफ, जो सूद, लेकिन वो चल रहा है। पूरा निज़ाम सूद पे चल रहा है। मैशत का निज़ाम, रियासत का निज़ाम सूद पे चल रहा है। ये वो डाइकोटमी नहीं, डुअलिटी और मुनाफकत की कोई मेरा ये मुनाफकत नहीं, बल्कि उससे भी कोई अगली स्टेज, उसकी भी कोई बहुत बड़ा इंतहाई दर्जे। ठीक है, हमने आज तक ये तय नहीं किया अमलन कि इस मुल्क में, इस रियासत में मुक्तदर आला कौन होगा। अगर किसी से पूछें कि हुकूमत कौन चला रहा है, तो सब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट चला रही है। एस्टैब्लिशमेंट कौन है? चला तो रही है, ठीक है, चलाती तो रही है। इसका मतलब है इसमें न्यूट्रल है तो अलग बात। सॉवरन कौन है? 1958 तक रियासत कौन थी? सिविल ब्यूरोक्रेसी, वो रही है मलक गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा। फिर 1958 में फौज ने तय किया कि यार इनको डिस्टेंस चल रहा है, हाँ, इनको फारग करो, और वो फिर मिल गए। यानी पहले तो मिलजुल के चला रहे थे ना, ऊपर सिविल ब्यूरोक्रेसी और साथ ये फौज थी। फिर 58 के बाद ये तय हुआ कि नहीं, जिसका डंडा वो ऊपर वो करेगा। और हम देख रहे हैं
कि आज तक जो रियासत है वो बनी हुई है डंडे वाले के पास है, और हम दावा ये करते हैं कि अवाम जो है वो सॉवरन है, और अवाम की सॉवरनिटी जो है वो किस पर बेस करती है, अल्लाह और पार्लियामेंट पे, और पार्लियामेंट अल्लाह और रसूल के उसके आगे जवाब दे, मुताबिक जवाब दे। लेकिन अमलन कुछ नहीं हो रहा। अमलन हम तमाम वो काम कर रहे हैं जो उस दस्तूर के बिल्कुल बरक्स हैं। तो उसका नतीजा ये है कि आज तक हमें रियासत कहीं नजर नहीं आती है। अच्छा, इसका मुआशरे के अंदर भी आपको वो इंतशार दिखाई देता है? देखें, मतलब कि मुआशरा भी ऐसी है कि वो एक बेराहरवी का शिकार है, या उनको मंजिल नहीं दिखाई दे रही। मतलब जब आपको मंजिल नहीं दिखाई देगी तो मेरा ख्याल आप इनएक्शन, जब रियासत ही मौजूद नहीं है, हाँ, तो वो फिर मेरा ख्याल है कोई आदमी अपनी मंजिल का तयन नहीं कर सकता। और आज ये हालत है कि हमें 1 अरब और 10 करोड़ डॉलर लेने के लिए अपनी हर चीज जो है नाक से चने चबवाने पड़े हैं। और पार्लियामेंट में ये भी बात आ गई कि जनाब कहीं हम पर अपने एटमी सासों के लिए दबाव तो नहीं है। यानी इस हद तक बात चली गई है कि, और जाहिर अच्छा, वो वज़ीर आज़म ने भी जवाब नहीं दिया वो रजा रबानी साहब के खत का कि दबाव है कि नहीं है। नहीं, वैसे वो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे पब्लिश नहीं करेंगे, ये बात नशर नहीं करेंगे, बात ओपन नहीं। ये देखें, जब हम मुआशी तौर पे कमजोर होंगे, जब हम भीख मांग के चल रहे होंगे, तो फिर डिक्टेशन भी लेंगे। बेगर्स आर नॉट चूजर। मांगने वाले फैसला साज नहीं होते। तो अच्छा, ये आपने, मैंने कॉलम लिखता था तो उसमें मैं जुगत भी लिखता था, कभी कभी चुटकुला, अंग्रेजी में पन ऑफ द डे। मैंने लिखा था लायर्स, मैं लॉयर्स नहीं कह रहा, झूठे। लायर्स कैन नेवर बी लूजर्स। दोस्त ने कहा यार ये क्या तुमने निकाला? मैं कहा मैं सोच रहा था कि बेगर्स कैन नेवर बी चूजर, तो झूठा भी आदमी कभी लूजर नहीं होता। वो कोई ना कोई गेम बना लेता है। तो हम झूठ बोल के, जैसे अब हमारे कुछ सियासतदान झूठ बोल के मकबूल तरीन हो गए। अच्छा, नहीं, उनकी तो मेरे ख्याल में सियासत की बुनियाद ही झूठ पर है। सही है, उनकी बुनियाद ही झूठ पर है। अच्छा, तो इसका मतलब वो उस पे बिलीव करते हैं, वो जो गोएबल्स कहता था कि वो हिटलर का जो साथी था, इतना मिनिस्टर। हाँ, तो क्या, कौन सा मिनिस्टर था? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। तो वो कहता था ना कि इतना झूठ बोलो और इस तरह बोलो कि लोगों को यकीन आ जाए कि ये सच है, यानी गिट्टे जोड़ के। वैसे तो हमारे उस्तादों में आते थे, डॉक्टर मेहदी हसन, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, एक बड़ी सी बात करते थे, कहते भाई साहब बात सुने, ये जो प्रोपेगेंडा है ना, इस तरह किया जाए कि प्रोपेगेंडा लगे ना हो, सच लगे हो। सच लगे। तो गोबल्स का भी यही रूल था कि वो कहता था कि झूठ इस तरह बोलो और इतनी दफा बोलो कि यकीन आ जाए लोगों को कि ये सच है। और ऐसा ही हो रहा है, और वो उसी पॉलिसी पर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जी, वो उसी पॉलिसी पर। यानी मैं एक टीवी प्रोग्राम में था कल परसों, तो वो बड़े उधर इमरान डोज और इमरान लवर्स मौजूद थे, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी बुजदली की दलील है कि इमरान खान कहते हैं मैंने चंद कदम बाहर नहीं जाना तो मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। मैंने कहा कि शुजात भी है रखते सफर मीरे कारवां की, ये भी है, यानी और तो है ही है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, लेकिन शुजात भी, लीडरशिप एबिलिटी है। तो वो कहेंगे नहीं जी नहीं, वो बड़े दुलेर हैं। मैं कहा यार लेकिन इस रद्द अमल, इस अमल से तो वो दुलेर नहीं दिखाई दे। अच्छा, वैसे एक बात है मियां साहब, यही रवैया मियां साहब ने भी तो इख्तियार किया था। हाँ, मुशर्रफ के साथ जब मुआहदा करके वो गए थे, तो जान है तो जान है। हाँ, वो जान बचेगी, वो भी फटाफट भागे थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है, वैसे मैं उनको जेल में मिला था, तो हवाइयाँ उड़ी हुई सर। अच्छा, इनकी बात आप कर रहे हैं? नवाज शरीफ। हाँ, वो जाहिर है। देखिए, बात ये है कि कहने का मकसद है कि जेल काटना बड़ी जरूरत का काम है। विजडम का तकाजा यही होता है कि जान है तो जहान है। हाँ, वैसे तो प्रैग्मेटिज्म तो यही है। हाँ, प्रैग्मेटिज्म यही है। तो आप देखें ना, भुट्टो साहब ने जियाउल हक के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया। वो बहरहाल एक अजीमत का रास्ता था। सियासत में वो जो नक्श छोड़कर गए हैं, वो बहरहाल ज्यादा पावरफुल नक्श है, लेकिन उसके लिए जान देनी पड़ती है। और जान बचा के सियासत करना, ये भी एक। चले अब लास्ट एक कमेंट मैं भी दे दूं आपके साथ। तो एक साहब ने कहा यार मुल्क के हालात कब ठीक होंगे? मैं कहा जब 5-6 प्राइम मिनिस्टर फांसी चढ़ जाएंगे ठीक हो जाए। तो जनाब, इसके साथ ही आपने सारी बातचीत सुनी, आपके गोशे गुजार हमने की हैं सारी बातें, कोई ना कोई नतीजा अच्छा आप अखज़ करेंगे। ये औरत मार्च, हया मार्च, और यकीनन हमारी औरत जो है
वो बहुत हयादार है और इस बात पे पूरी पाकिस्तानी कौम फख्र करती है। और रैली और रियासत ने जब अपनी रिट दिखाना चाहिए तो रैली के ऊपर क्या सामने चीज़ें आई, रैली का के साथ क्या हशर हो गया, हशर हुआ, वो सारा आप देख रहे हैं। और झूठ पर मबनी जो सियासत है जिसने सारा माहौल ही गंदा कर दिया है, गदला दिया है, पूरा गंदा कर दिया है पूरे एटमोसफियर को, सियासी मुआशरती बल्कि मीशत को भी। हर वक्त डिफॉल्ट की बातें, ये तो वो शेर आया शेर है, डिफॉल्ट होना और डिफॉल्ट हो गया। तो इस तरह की बातें करके तो मुल्क को हम वाकई दिवालिया, कम से कम ज़हनी तौर पे तो दिवालिया कर रहे हैं। तो हमें इससे इज्तनाब करना है, आगे बढ़ना है। और हौसला अफजा खबर जो अभी हमने शेयर की आपके साथ वो वही है कि वजारत ख़जाना ने कहा कि IMF के साथ डील फाइनल हो गई है और कुछ अरसे के अंदर ही हमें ट्रांस मिलेगी। और बाकी मुल्कों से भी, जैसे पाशा साहब फरमा रहे थे कि 15 अरब डॉलर के करीब हमें ये मिल जाएंगे और इंशाल्लाह मईशत कोई थोड़ी बेहतर सिमत में चल पड़ेगी। इंशाल्लाह इससे कोई बेहतर नताइज आएंगे। इसके साथ ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।